चैप्टर है, ये चैप्टर मज़ेदार भी है, इसमें 2-4 चीज़ें टेक्निकल भी हैं और ओवरऑल ये चैप्टर जो है ये एक इंजॉयबल चैप्टर है। इसमें जो अभी तक जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं, वैसे तो वो सारे बड़े इससे पिछला चैप्टर भी अगरचे थोड़ा सा हैवी था लेकिन इंजॉयबल था। तो ये चैप्टर जो है इसका ताल्लुक जो है ना बेसिकली इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स, अच्छा एक ये इस रिलेशन यानी इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के रिलेशन का। आप ये देखिए कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना ओवरऑल बायोलॉजी में, यानी आप यूँ कह लीजिए चैप्टर 1 नंबर 1 से लेकर हम जो चैप्टर नंबर 20 तक हमने जितनी डिस्कशन की है, वो डिस्कशन एक इंडिविजुअल के बारे में है। वो डिस्कशन एक इंडिविजुअल के बारे में हुआ करती है कि उसमें क्या सिस्टम्स होते हैं, उसमें उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मसल्स क्या होते हैं, उसकी बोन्स क्या होती हैं, ठीक है? ये सारा कुछ हमने जो है वो पढ़ा था। फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, सेल क्या होते हैं, उसकी जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है? उसके जो है वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसका डीएनए क्या होता है, ये चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी थी? इंडिविजुअल के बारे में। यहाँ हम इंडिविजुअल से अपर लेवल पर जाएँगे, यहाँ हम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स पे जाएँगे। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? अब ये जो चैप्टर है ना, इसके हवाले से 1-2 बातें मैं अब आपको जो है वो यहाँ बड़ी क्लियर कट बता देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक लेवल होता है जिसमें हम इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, इंडिविजुअल के बाद हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। जब हम ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जो एक ही जगह पर रह रहे हों, ठीक है? एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक ही जगह पर वो रह रहे हों, तो हम फिर उनको उस ग्रुप को क्या कहते हैं, उस ग्रुप को भी हम एक नाम देते हैं। जैसे हमने इस ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल का नाम दिया है ना, हम उस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? हम उस ग्रुप को नाम देते हैं बेटा पॉपुलेशन का। यानी आप सेम इंडिविजुअल्स या यूँ कह लीजिए कि सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जो हैं, वो जब किसी जगह पर रह रहे होते हैं, तो उस पूरे क्लस्टर को, उस पूरे ग्रुप को आप पॉपुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है? और फिर इससे भी आगे एक बारी आती है। एक एक इससे भी आगे एक सिचुएशन आती है ग्रुप्स की। वो क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट अ सेम प्लेस। किसी एक जगह पे के ऊपर डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स रह रहे हो ना, तो उसको भी एक नाम दिया जाता है। वो नाम दिया जाता है बेटा कम्युनिटी का। यानी बायोलॉजी में जब भी आपने बात करनी है इंडिविजुअल से ऊपर लेवल पे, तो आप पॉपुलेशन की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके इंडिविजुअल सेम हैं। ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन का थीम यही है, सेम पॉपुलेशन, सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज, ठीक है? पॉपुलेशन का थीम ही ये है। दूसरी तरफ आ जाइए, कम्युनिटी में सेम पॉपुलेशन हो ही नहीं सकती। कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होगी वो हमेशा डिफरेंट होंगी। यानी आप क्या करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आइए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम या इकोलॉजी क्या है? ठीक है, इकोसिस्टम का तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया, इसको तो छोड़ दें फिलहाल। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह डिस्कस करते हैं कि उनका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म टाइप 1 के साथ रिलेशन, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म टाइप 2 के साथ रिलेशन, ऑर्गेनिज्म टाइप 2 के साथ रिलेशन और इन ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन, बेटा इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। अब इस बात को गौर से सुनिए कि ये जो एनवायरनमेंट है और ऑर्गेनिज्म की एक ये टाइप है, एक ये टाइप है। अगर ऑर्गेनिज्म की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा है, यहाँ डिस्कस हो रही है कम्युनिटी, पॉपुलेशन डिस्कस नहीं हो रही क्योंकि टाइप्स डिफरेंट है। इसकी टाइप 1 है, इसकी टाइप 2 है। जब टाइप्स डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब है हम कम्युनिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? असल बात इसमें क्या है, याद रखिए इकोलॉजी में असल चीज़ ही रिलेशनशिप्स हैं। This is where the ecology starts and this is where the ecology stops. The relationships. ये अब हम जो है वो
डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी जो है वो इससे रिलेटेड क्या इसमें जो है वो होता है, और इकोलॉजी जो है उसमें किस तरह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते हैं और वो वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो इकोलॉजी के रिलेशनशिप्स हैं, उसके हवाले से आपको जो है वो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हाँ, इकोलॉजी के हवाले से ना एक और चीज़ जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर इकोलॉजी को डिस्कस करने के लिए जिस तरह हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है? बायो का मतलब होता है लाइफ। बिल्कुल इसी तरह ये इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी का मतलब इको का मतलब होता है होम या हाउस होल्ड, और लोगोस का मतलब लॉगी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ होम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का जो भी होम होगा हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें तो ये जो हमारी सारी ये जो डिस्कशन है, इस हवाले से ऑर्गेनिजम्स का होम क्या होता है और ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इस हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इकोलॉजी में एक बड़ा पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये इकोलॉजी का वर्ड है, बहुत पर्टिकुलर, याद रखिएगा। इस वर्ड के बगैर आप इकोलॉजी नहीं समझ सकते। मैं बार-बार ये वर्ड बोलूँगा, आप नहीं समझ सकेंगे, ठीक है? इसलिए इकोलॉजी के लिए इकोसिस्टम का वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। बेटा, इकोसिस्टम इज़ एक एक ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? इसकी अगर डेफिनिशन आप यहाँ पर देखते हैं, तो जो इकोसिस्टम है, इट इज़ अ पर्टिकुलर एरिया, अ कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट टुगेदर मेक अप एन इकोसिस्टम। कोई भी एक कम्युनिटी हो, सबसे पहली बात उसने वहाँ क्या कर दी, इसमें क्या होना ज़रूरी है, कम्युनिटी। किसी भी इकोसिस्टम के लिए, किसी भी एक एरिया के लिए, किसी भी एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है, कम्युनिटी ज़रूरी है, ठीक है? यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़्म ज़रूरी है, मल्टीपल टाइप्स, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली कम्युनिटी का कि आपस में रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये सारी बात मैं अभी करूँगा। रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स वहाँ पर रह रहे हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होते हैं, ठीक है? और उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी, इकोसिस्टम की। किसी भी जगह पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हों, शर्त ये है कि वो कम्युनिटी हो, वो आपस में रिलेशन में भी हों और उनका रिलेशन अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी हो। ऐसा पूरा सेटअप क्या कहलाता है? ऐसा पूरा सेटअप इकोसिस्टम कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी का बेसिक थीम इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम का बेटा बेसिक थीम याद रखिएगा, इकोसिस्टम का बेसिक थीम क्या है? वो है कम्युनिटी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम विदाउट अ कम्युनिटी, ठीक है? कम्युनिटी होगी तो इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी जगह पर अगर आपने इकोसिस्टम डेवलप करना है तो आपको कम्युनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इकोसिस्टम की शर्त है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप की शर्त है कम्युनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ट्रायंगल और बनाएं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम relates to community, ecosystem relates to relationship,
एंड द रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी आर इंटर रिलेटेड। ये होगा तो ये होगी, अगर ये होंगे तो ये होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल हर चीज ही आपस में इंटरमिंगल्ड है। आपने इकोसिस्टम बना लिया। अब एक इकोसिस्टम से क्या मुराद होती है? एक इकोसिस्टम कोई एक जगह होती है बेटा। इकोसिस्टम ना डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हो कि एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो है वो एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके एक छोटे से कमरे में फॉर एग्जांपल फ्लाइज हो सकती हैं, आप हो, ठीक है। ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ फ्लाइज हैं, हो सकता है एक आध आपको जो है वो लिजर्ड भी घूमती फिरती नजर आ जाए। मॉस्किटोज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके ये जो होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आप तो कभी कम्युनिटी से अलग रह ही नहीं सकते। ह्यूमन कभी कम्युनिटी से अलग, ह्यूमन चलती फिरती कम्युनिटी है, क्योंकि उसके माउथ में भी बैक्टीरिया है और उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, उसकी स्किन पे भी बैक्टीरिया, फेस पर भी बैक्टीरिया। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन तो चलती फिरती कम्युनिटी है, क्योंकि वो तो एक सिंगल रह ही नहीं सकता, उसके साथ तो बैक्टीरिया मौजूद है। तो कम्युनिटी जो है वो हर वक्त है, ठीक है। तो इकोसिस्टम इसका मतलब है इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इकोसिस्टम एग्जिस्ट ना करता हो। इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट कि जहां पर भी आप जाएंगे, आप अगर किसी ग्रास पर बैठे होंगे तो आप एक इकोसिस्टम में हैं, आप वहां से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं आपको ये इसकी डिटेल भी दूंगा कि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से क्या मुराद है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स जो है ना वो बड़े पर्टिकुलर किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन दूंगा। अब मैं जरा थोड़ा सा और टेक्निकल होना चाह रहा हूँ। लेट्स हैव सम मोर टेक्निकल क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा इकोलॉजी। इकोलॉजी के इट डिपेंड्स ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए अब यहां पर इकोसिस्टम में ना हमेशा अगर आप बात करेंगे ना कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मैंने अभी आपको कहा कि इकोसिस्टम कोई भी पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा सारा भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटे। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? जी बेटा। तो जैसे मतलब कि बायोटिक जो लिविंग होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम इस कैटेगरी में तमाम वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और इस कैटेगरी में तमाम वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे नॉन नॉन लिविंग हैं और जो किसी ना किसी तरह इकोसिस्टम पर इफेक्ट कर रहे हैं। यानी अब मैं मोर टेक्निकल हो गया, अब मैं ज्यादा टेक्निकल हो गया हूँ। कैसे कि अब जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हम उसके बायोटिक कंपोनेंट, हम ये नहीं कहेंगे उसमें कितनी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, उसमें जनाब कितने पीएच का वाटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, नहीं। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। उस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, ठीक है। तो हमने इकोसिस्टम में हर चीज को क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। इकोसिस्टम को में के हवाले से हर चीज को कैटेगराइज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको मजीद बताता हूँ। आपने बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने किस तरह कैटेगराइज किया हुआ है? इकोसिस्टम में खास किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको हम आम तौर पर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो होते हैं जो फूड को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स। और तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये तमाम क्या हैं? तमाम लिविंग थिंग्स हैं। किसी एक बायोटिक सिस्टम में ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्राइज हो रहे होते हैं। जिससे मतलब ये है कि अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूंगा तो आपके जहन में फटाफट याद आना चाहिए कि ये तीन लेवल्स हैं, जो कि हम तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिनके और भी नेम्स हम पढ़ेंगे। अभी इन्हीं के और भी नेम्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहां पर कैटेगराइज कर दिया, बायोटिक कंपोनेंट्स को कैटेगराइज कर दिया। एक ग्रुप वो जिसमें तमाम प्रोड्यूसर्स आएंगे,
दूसरा ग्रुप वो है बायोटिक कंपोनेंट्स का जिसमें तमाम कंज्यूमर आएंगे, और तीसरा ग्रुप वो जो तीसरा बायोटिक कंपोनेंट्स का वो ग्रुप है जिसमें सिर्फ डिकम्पोजर्स आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को भी हमने अलग अलग डिस्कस करना होगा। उसके बाद आ जाइए ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ये कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं वैसे दो बड़ी जनरल कैटेगरीज आपको बता देता हूँ। आपको पता है इकोसिस्टम जो है वो दो जगहों पर होता है आम तौर पर, अगर आप जनरल बात करें तो इकोसिस्टम जो है वो एक्वाटिक भी होता है, एक्वाटिक, और इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है खुश्की, ठीक है, हैबिटेबल एरिया, ह्यूमन के लिए जो हैबिटेबल एरिया होता है, एक्वाटिक। ठीक है, मतलब ये कि इकोसिस्टम दो जगहों पर, जनरल, अगर हम जनरल बात करें, वैसे तो इकोसिस्टम बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैटेगरीज में इकोसिस्टम डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर हम जनरल डिवीजन करें ना इकोसिस्टम की, तो वो एक आती है वो इकोसिस्टम जो कि पानी वाला होता है, और एक वो इकोसिस्टम आता है जो कि खुश्की का एरिया होता है। ठीक है, अब फिर उसके अलावा फिर क्या आता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम भी आगे दो चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, और एक होता है मैरीन। बेटा फ्रेश वाटर और मैरीन में क्या फर्क होगा? व्हाट इज फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर जिसमें लगे कोई सोल्यूट ना हो। नो 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 नो, all types of water present on terrestrial environment। खुश्की पे जितना वाटर अवेलेबल है, नदी, नालियां, दरिया, झीलें, जितना भी कुछ है वो सारा फ्रेश वाटर में आता है। जितना कुछ भी है, वो वेल्स हों, वो डिफरेंट तरह के जो है वो नहरें हों, कनाल्स हों, वो सब फ्रेश वाटर है। ठीक है, मेरीन वाटर ओनली एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू टेरेस्ट्रियल एरिया, यानी ये सारा का सारा ओशियंस में आ जाता है। बेसिकली मेरीन वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्ट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर अगर आप देखें, हमने सॉल्ट की बेस पे दोनों को अलहदा किया, इसमें लेस सॉल्ट होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप कंपैरिजन करेंगे, क्या आपने इन दोनों को बायोटिक कंपोनेंट्स की बेस पे डिफरेंशिएट किया या एबायोटिक कंपोनेंट्स की बेस पे? हमने इनको मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स यस, की वजह से। एबायोटिक, बिल्कुल। इसी तरीके से और भी बहुत से होते हैं, जैसे एबायोटिक, मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत से हो सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर। आपको पता है पानी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे बड़ा स्विफ्ट चेंज आता है टेम्परेचर में, बड़ा खौफनाक होता है सम टाइम। ठीक है, फिर विंड स्पीड बड़ी मैटर कर रही होती है बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि सॉइल, सॉइल बड़ी मैटर कर रही होती है, सॉइल कंडीशन, सॉइल मिनरल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप देखते हैं कि अगर आप आ जाएं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो पीएच बहुत मैटर कर रही अच्छा, होती है। जी अरे यही बोलने लगा था मैं कि अगर टेम्परेचर है तो पीएच भी होना चाहिए। जी जी जी। तो इसलिए जो है वो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, इस हवाले से ये तमाम एबायोटिक और बायोटिक सेटअप्स जितने होते हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? ऑर्गेनिजम्स पे होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म वहां से भागना शुरू हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां का वहां के बायोटिक कंपोनेंट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। वहां ज्यादातर वो ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करते हैं जो गर्मी को पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएच चेंज हो रही है वाटर की, तो वो ऑर्गेनिज्म फटाफट उस वाटर के से मूव कर जाएंगे या वहां से खत्म हो जाएंगे जो उस पीएच पे सरवाइव नहीं कर सक रहे होते। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर इसी तरीके से एक और चीज बड़ी बड़ी ही ज्यादा मैटर कर रही होती है बेटा, और वो है ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट से क्या समझ आता है बेटा? मतलब कि जो पानी में होते हैं। सोल्यूट, हाँ जी, पानी। सोल्यूट इन्वायरमेंट कैसा है?
उस एरिया का। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं, उनमें बायोटिक कंपोनेंट्स तो ये आपके सामने ये रहे, ठीक है। मैंने सॉरी, एबायोटिक कंपोनेंट्स तो आपके सामने ये रहे। अभी मैंने आपके सामने एबायोटिक कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए, तो अब हम चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ, ठीक है। मैं ये सारा कुछ लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाकर आसान हो जाएंगी। बायोटिक कंपोनेंट्स, अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, उनमें हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स का। फिर दूसरे नंबर पे वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को सिर्फ कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो आ जाते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को ब्रेक करना होता है, फूड को रिमूव करना होता है, वो थोड़ी बहुत एनर्जी भी लेते हैं। अच्छा, ये जो 3 कैटेगरीज बनी हुई है ना आपके पास इकोसिस्टम में, ये सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की गर्ज से नहीं बनाई गई, बल्कि होता ये है कि यहां पर अब गौर से सुनिएगा, टू लिव अ लाइफ all organisms all organisms require energy। तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो एनर्जी कहां से आएगी? देखिए, हम शुरू से शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो भी कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करके मूव भी कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? चलें, आप पहले आप मुझे जवाब दें, एनर्जी कहाँ से आ रही है सारी? एनर्जी पहले तो सनलाइट से आती है, उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स की तरफ से, तो ओके, एनर्जी जो हम आपने बात ही खत्म कर दी। मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछना था, आपने बात ही खत्म कर दी। बेसिकली जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सन होता है। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स इस वक्त घूम रहे हैं, द वन ऑर्गेनिज्म दैट इज कंसिडर्ड एज लिविंग इज लिविंग ऑन द सन एनर्जी। और वो सन एनर्जी जो है वो मिलती है प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं अगले लेवल्स पे, यानी कंज्यूमर्स पे, और कंज्यूमर्स वो एनर्जी डिकम्पोजर्स के हवाले करते हैं। डिकम्पोजर्स उसमें से कुछ एनर्जी यूज करते हैं, और बाकी एनर्जी जो है वो वापस इकोसिस्टम में चली जाती है। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट सन एनर्जी की, तो आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारे लिए सबसे पहले तो चलें अगले एक सवाल से अगली बात शुरू करते हैं। बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए यूजेबल एनर्जी क्या होती है? कौन सी मतलब फॉर्म होती है एनर्जी, कौन सी केमिकल होती है? केमिकल एनर्जी जी यूज जी जी, होती है। बिल्कुल बिल्कुल, केमिकल एनर्जी यूज होती है। केमिकल एनर्जी, आपने रिसेंटली फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा है लगता है, ठीक है। हाँ, काफी याद किया। तो अब आप गौर करें कि और सन एनर्जी क्या होती है? बेटा, सन एनर्जी होती है रेडिएशन एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप सन से एनर्जी लेते हो, रेडिएशन एनर्जी आपके यूज में नहीं रह सकती, लिहाजा दिस रेडिएशन एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दिस इज डन बाय फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन करते हैं? ये वो हैं जिनको हम इकोसिस्टम में प्लांट्स का नाम नहीं देते, बल्कि इकोसिस्टम में इनको हम प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। ये देखिएगा, अब यहां पर ये पिक्चर देखिए आप जरा। एंट्री, इकोसिस्टम में एनर्जी एंट्री कहां से ले रही है? सन से एनर्जी ने एंट्री लेनी है, और उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनका काम क्या होगा? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इस एनर्जी को यूज करते हुए वो क्या बना देंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देंगे। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? जी बेटा, जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का क्या मकसद है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का मकसद है कि उससे आपको एनर्जी मिलती है, जैसे ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जवाब बिल्कुल ठीक है, बट उसमें एनर्जी जो है वो कहाँ होती है?
एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें असल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सी एच बॉन्ड्स में होती है। एनर्जी सी एच बॉन्ड्स में स्टोर होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, सी एच बॉन्ड्स बनते हैं, सी एच बॉन्ड्स के जरिए वो एनर्जी आगे जाती है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, होता ये है कि फिर हम एनर्जी जो है वो फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसमें देखिए एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी इनको मिलेगी, यहाँ से एनर्जी इनको मिलेगी। तो फिर क्या होता है, अब आप और करें कि जब एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, हम क्या करते हैं, हम फिर ना ये अपने इकोसिस्टम में क्या बना लेते हैं, फूड लेवल्स बना लेते हैं, फूड लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है। फूड लेवल या इसको हम न्यूट्रिशन लेवल भी कहते हैं, न्यूट्रिशन लेवल। फूड लेवल या न्यूट्रिशन लेवल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर्स, ये लेवल 1 है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स की भी बेटा अभी टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये है लेवल 2। उसके बाद फिर एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है किन में, डिकम्पोजर्स में। ये है लेवल 3, ठीक है। बेटा इनको फूड और न्यूट्रिशन को अगर आप लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें ना, लैटिन लैंग्वेज में, फूड और न्यूट्रिशन को आप लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसफर करें, न्यूट्रिशन को खास तौर पर, तो ये होता है ट्रॉफिक, ट्रॉफिक, ट्रॉफिक लेवल। यानी इसका मतलब है इनमें से हर एक ट्रॉफिक लेवल है। ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है। ये अब मैं आपको सिंपल अंदाज में बता के टेक्निकल टर्म्स की तरफ ला रहा हूं, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिनसे हमें ज्यादातर दिलचस्पी नहीं होती छोटी क्लासेस में। अब यहां आके ये समझनी पड़ती है, तो मुझे बहुत सिंपल से टेक्निकलिटी की तरफ लाना पड़ रहा है। ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली फूड या न्यूट्रिशन लेवल होता है। सबसे पहला न्यूट्रिशन लेवल या ट्रॉफिक लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, ठीक है। तो ये जो, अच्छा एक बात आपको और बताता हूं, अगर इसके दरमियान में एक लेवल और आ जाए ना, तो ट्रॉफिक लेवल 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। तो ये ट्रॉफिक लेवल अपने हर हर जैसे जैसे आप ऐड ऐड करते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एनर्जी अगर इकोसिस्टम में एंटर हो ही गई है, तो फिर वो ट्रांसफर कैसे होती है, वो अगले ऑर्गेनिजम्स में कैसे जाती है, ठीक है। बेटा इसका एक बड़ा सिंपल आंसर है, अगर आप दे दें तो। जब हम प्लांट कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसके बाद हम उसे खाते हैं, फिर हमारे अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको ह्यूमन के अलावा लेकर आए, ह्यूमन के अलावा गोट फैमिली है, गोट फैमिली या बुफेलो फैमिली, काऊ फैमिली। ऐसा वहाँ पे भी एनर्जी इस तरह ट्रांसफर होती है कि वहाँ पे वो लोग, वो जो गोट्स वगैरह, वो मतलब ग्रीन फूड खाते हैं, तो उनमें ग्लूकोज आती है, फिर उनसे मीट बनता है। उसको बहुत से ऑर्गेनिज्म हमारी तरह खा सकते हैं उस मीट को, ठीक है। बेटा ये जो चेन होती है ना, लीनियर चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको क्या कहेंगे? लीनियर, फूड फूड चेन। यस, लीनियर चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन कहते हैं लीनियर चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को, ठीक है। अब यहां पे गौर करें कि ये एक बेटा आपके पास फूड चेन है, ये आपके पास फूड चेन है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। लेकिन फूड चेन दरमियान में और भी इसके बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो फूड चेन है, इसका जो है वो, इसके अंदर और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा प्रोड्यूसर्स, ये हम अब बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये बायोटिक कंपोनेंट्स की डिटेल हमारे करिकुलम में नहीं है। कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स जो हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा अगर आप देखें ना,
तो गौर करें, कंज्यूमर्स में एक कैटेगरी आती है जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का काम ही, इनका प्राइमरी फूड ग्रीन फूड होता है। इनका प्राइमरी फूड ग्रीन फूड होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कार्निवोर्स। इनका प्राइमरी फूड बेटा प्रोटीन होता है। मैं प्राइमरी फूड कह रहा हूं बार बार, क्योंकि अगर एक गोट या एक बफेलो प्रोटीन भी खा लेती है तो वो भी उसको हजम हो जाता है। फैट भी खाती है, वो भी उसको हजम हो जाता है। लेकिन प्राइमरी फूड प्रायोरिटी क्या है? ग्रीन फूड। ठीक है। इसी तरीके से बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर दे कैन ईट ग्रीन फूड। फॉर एग्जांपल कैट्स मे ईट ग्रास, स्पेशली व्हेन शी इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। वो ग्रास खाती है। ठीक है। तो इसलिए जो प्राइमरी फूड सोर्स है उसकी बात होगी प्रोटीन, ये ग्रीन फूड खाते हैं। अब कार्निवोर की कई जो है वो टाइप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी कार्निवोर्स है। प्राइमरी कार्निवोर, अब ये जो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं ये वो होते हैं जो ओनली ईट हर्बीवोर्स। ये सिर्फ उनको खाते हैं, घास खाने वालों को। दे ओनली ईट हर्बीवोर्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्नेक। स्नेक, यहां मैं ले आता हूं किसको? रैबिट को। ये हो गया हर्बीवोर। इट इज कंज्यूम्ड बाय द स्नेक विच इज अ प्राइमरी कार्निवोर। अच्छा, उसके बाद कार्निवोर की अगली कैटेगरी आती है, यू मे से अबाउट इट स्नेक, फॉक्स। सेकेंडरी कार्निवोर, पहले यहां पर इसकी प्रॉपर कैटेगरी लिख लेते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये आ जाते हैं फॉक्स। फॉक्स में ईट द स्नेक। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है टर्शरी कार्निवोर। गौर करें कि ये अपने से ऊपर वाले कार्निवोर्स को, अपने से पहले वाले कार्निवोर्स को भी खा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब गौर करें, टर्शरी कार्निवोर में कौन आ जाएगा? ईगल, हॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि फूड चेन इज नॉट दिस मच सिंपल, बल्कि इसके अंदर भी इसके सब लेवल्स होते हैं। ठीक है। ये भी ट्रॉफिक लेवल्स ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहां पर बात करूं, आपने बात की ग्रास की। ग्रास था ट्रॉफिक लेवल 1। इसके बाद आपने बात की हर्बीवोर की, रैबिट। ये था ट्रॉफिक लेवल 2। इसके बाद आपने बात की स्नेक की, ये था ट्रॉफिक लेवल 3। इसके बाद आपने बात की किसकी? फॉक्स की, ये था ट्रॉफिक लेवल 4। और उसके बाद आपने बात की ईगल की, ये था ट्रॉफिक लेवल 5। अब अगर मैं इसको एक और अंदाज में, ये बेटा क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छा जो ईगल है फॉक्स के साथ कैसे? ये मिस हो गया। अच्छा, तो ये फॉक्स और ईगल, मतलब ये ट्रॉफिक लेवल 5 आ गया। ठीक है, मैंने यहीं तक बताया था। अब अगली बात पर आइए। यहां पर रैबिट को डायरेक्ट फॉक्स भी खा सकता है और रैबिट को डायरेक्ट ईगल भी खा सकता है। स्नेक को भी डायरेक्ट ईगल खा सकता है। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं जिनमें, अब ये देखें, यहां पर ट्रॉफिक लेवल चेंज हो जाता है। अगर रैबिट को डायरेक्ट फॉक्स खाएगा तो फॉक्स ट्रॉफिक लेवल 3 पर होगा, और इसके लिहाज से जो ईगल होगा वो ट्रॉफिक लेवल 4 पर होगा। अगर रैबिट को डायरेक्ट ईगल खाता है तो ईगल ट्रॉफिक लेवल 3 पर होगा। मतलब ये है कि ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने जो ज़हन में रखनी है बात वो ये है बेटा कि ये एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है। इकोसिस्टम में इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है। जी बेटा, यहां तक बताइएगा।
बाकी अच्छा, ईगल जो है वो फॉक्स को हम्म। कैसे खा सकता? ईगल बड़ा कुछ खा लेता है बेटा। ये चलें, यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं ना इसको। ये देखिए हमारे पास प्रॉपर आ गई, क्योंकि अब मैं आपको लाना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। गौर करें, ये अब आपके पास जो है वो फूड चेन और फूड वेब है। ये वही सारी चीजें जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, यही मैं इसकी तरफ आऊंगा। हाँ, ये देखिए, अब गौर करें कि आपके पास ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है। ये अब आपने खुद ही जज करें, ये क्या हुए ट्रॉफिक लेवल, ये क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ये वाला ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स, ठीक हो गया। अब आइए ट्रॉफिक लेवल 3, ये आ गया। यहां पर अब कार्निवोर शुरू हो जाते हैं। स्पाइडर, इट कैन ईट द ग्रास हॉपर एंड इट कैन ईट द बटरफ्लाई, ठीक है। सेम एज दैट, द lizard can also eat the grasshopper and lizard can also eat the spider, और मेरा ख्याल है बटरफ्लाई भी, ठीक है। अब ये जो स्नेल है, स्नेल, बहुत हैरत की बात है, लेकिन लिजर्ड फैमिली में ऐसी लिजर्ड्स भी हैं जो कि स्नेल को खा लेंगी। हमारी वॉल लिजर्ड तो नहीं हो सकती ऐसी जो कि स्नेल को खा ले, लेकिन ये है कि ऐसी लिजर्ड्स हैं बहुत बड़ी बड़ी। फॉर एग्जांपल आप लिजर्ड फैमिली में लेकर आते हैं कोमोडो ड्रैगन को, ठीक है। कोमोडो ड्रैगन को छोड़ दें, आप यहाँ पर जो है वो ला सकते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे गो होती है, गो, ठीक है। फिर बर्ड्स हैं, वो स्नेल को खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे शिकार बनते हैं किसका? हॉक का। ये पूरा एक ट्रॉफिक लेवल बन जाता है T4। ये पूरा एक ट्रॉफिक लेवल, ये पूरा एक फूड चेन। अच्छा, अब इसमें कितनी फूड चेन्स हैं गौर करें। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर अब इस वक्त आप दो कॉन्सेप्ट्स बेटा इकट्ठे पढ़ रहे हैं, एक होता है फूड चेन का और एक होता है फूड वेब का। फूड चेन क्या होता है? एक ये फूड चेन जा रही है, ये लीनियर चेन जा रही है ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे। फिर एक ये फूड चेन जा रही है, ये भी एक लीनियर है, ठीक है। एक फूड चेन ये जा रही है, एक फूड चेन यहीं से इधर भी जा रही है। क्लस्टर ऑफ फूड चेन, किसी भी इकोसिस्टम में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल फूड चेन हो, नेवर। हर इकोसिस्टम एंड होता है फूड वेब पे। हर इकोसिस्टम का एंड फूड वेब पर होना है, ठीक है। क्योंकि वो क्लस्टर ऑफ फूड चेन होता है, फूड चेन्स, क्लस्टर ऑफ फूड चेन्स, मल्टीपल फूड चेन्स इसमें आ जाती हैं। जब क्लस्टर ऑफ फूड चेन्स की आप बात करते हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है? वो फूड वेब होता है। और एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर होती है बेसिकली फूड चेन और फूड वेब के जरिए। ये देखें, अब यहां पर एक फूड चेन ये वाली है, ये और ये। एक फूड चेन ये वाली है, एक फूड चेन सीधी भी जा रही है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। कई टाइप्स है फूड चेन की, लेकिन अब ये पूरा क्या कहलाएगा? ये फूड वेब कहलाएगा, क्योंकि अब इसमें जो है वो फूड वेब है और इसमें से कई तरीकों से फूड चेन्स निकल रहे हैं। जी बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है। अब आइए, एक बात मैंने आपको अब तक नहीं बताई। बड़े शुरू से हम लोग रिलेशनशिप 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 कर रहे थे, तो अब ये इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, बेटा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको शुरू में कहा कि इसके लिए क्या होना जरूरी है? कम्युनिटी। कम्युनिटी होना नेसेसरी है, ठीक है। अब जब आप इसमें कम्युनिटी की या एकदम मुझे याद आया अपना, अनस बेटा आपने वो लेक्चर सुना था फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन वाला? हाँ जी। हो गया था पूरा? हाँ जी। हाँ, आखिरी 5 मिनट रह गए थे उसमें, काफी ठीक है, समझा। वो एंड पे मैंने वो डिजीजेस डिस्कस की हुई है, वो आप बुक ओपन करके देख लीजिएगा उसमें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं उसके हवाले से, अब सॉरी, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में अब हम बात करने लगे।
अब रिलेशनशिप के लिए कम्युनिटी जरूरी है। क्या वजह है? इसकी वजह ये बेटा कि जो रिलेशनशिप होते हैं ना, ये रिलेशनशिप हमेशा दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होते हैं। ये रिलेशनशिप सेम स्पीशीज के दरमियान में नहीं होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की टाइप भी बताता हूं और उसकी एग्जांपल्स भी देता हूं। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप की पहली टाइप है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? अच्छा, रिलेशनशिप के हवाले से एक दो बेसिक बातें समझ लीजिए। रिलेशनशिप में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है होस्ट। होस्ट वो होता है जिस पर डिपेंड किया जाता है, और दूसरा होता है आप यूं कह लीजिए कि इसका डिपेंडेंट होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो इसका पैरासाइट होता है, वो इस पर डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसका मतलब है पैरासाइटिज्म में क्या होगा? पैरासाइटिज्म में एक होस्ट होता है एंड द पैरासाइट लिव्स ऑन द होस्ट। होस्ट पर डिपेंड करके, ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब है पैरासाइट जो है वो डिपेंडेंट हुआ ना। पैरासाइट लिव्स ऑन द होस्ट बट इट ब्रिंग्स हार्म टू द होस्ट। ये होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, मॉस्किटो। एग्जाम्पल, हाउस फ्लाई। एग्जाम्पल, टर्माइट। अच्छा, इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस। लंबी चौड़ी लिस्ट है। होस्ट, पैरासाइट, पैरासाइट्स हैं, ये सारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट पर रहकर उसको नुकसान पहुंचाता है, वो पैरासाइट है। और इस फिनोमिना को, इस रिलेशनशिप को आप क्या नाम देते हैं? पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंट एंड द वन हु इज होस्ट, दे बोथ गेट्स बेनिफिटेड। दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। इसमें क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एंड बैक्टीरिया, ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें टर्माइट की एग्जांपल भी आती है। टर्माइट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द गट। इसकी गट में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो बेसिकली इसको वुड ब्रेक कर करके देता है। प्रेजेंट इन द गट। इसकी गट में, इसकी एलिमेंट्री कनाल में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो इसको बार बार वो करके देता है, अच्छा वुड इसमें ब्रेक। जी, अच्छा इसमें बैक्टीरिया का ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि बैक्टीरिया मतलब कि होस्ट को नुकसान भी तो पहुंचा सकता बैक्टीरिया होस्ट को है, मतलब कि नुकसान भी पहुंचा सकता है, मतलब दोनों तरीके नहीं हो सकते। बेसिकली तो बैक्टीरिया होस्ट को नुकसान पहुंचाता है ना, होस्ट नहीं। होस्ट जो है वो बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगा? मार देगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो होस्ट को क्या कहते हैं, अपना नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं आप, म्यूचुअलिज्म की? हाँ जी, मैं उसमें कहता कि उसमें उल्टा भी ओहो, हो अच्छा अच्छा सकता है। अच्छा। दीज आर एक्चुअली ना, ये क्या होता है इसमें, होता ये है कि दीज आर नोन एज गुड बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया है बेसिकली, ये हमें ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हमें फायदा दे रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो म्यूचुअलिज्म की मैंने बात कर ली। एक दो और भी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो एक आध और। अब ये जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये एग्जिस्ट तो कम्युनिटी में करती है, लेकिन इसको आप उस तरह का रिलेशनशिप नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्रिडेशन।
प्रिडेशन जो है ना, ये एक फूड टेक्टिक है। यानी एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेना चाह रहा है तो वो प्रिडेशन यूज करता है, ठीक है, जिसमें एक होता है प्रे और एक होता है प्रेडेटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। लेकिन ये उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है बेटा। क्या वजह है? क्योंकि इसमें होस्ट नहीं है, इसमें होस्ट नहीं होता, इसमें प्रे होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम इसको इन रिलेशंस की कैटेगरी में नहीं लेकर आते। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बिल्कुल और चीज है। जाहिर है ये प्रेडेटर शिकारी है और प्रे शिकार है, ठीक है। तो ये भी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होता होता है। है उसमें वो हार्म पहुंच जाता है, इसमें तो प्रेडेटर पूरा खा जाएगा। हाँ, वो तो किल करके खाता है ना। तो इसमें तो यहां पर ना असल में देखें, इट डिपेंड्स टू लिव ऑन द होस्ट। इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट टू लिव अ लाइफ। ये रहना चाह रहा होता है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, वो फूड ले रहा है, वो उसको एज ए फूड यूज कर रहा है, उसने किल करना है उसको, ठीक है। तो ये बड़ी डिफरेंट बातें हैं। इसमें वो डिपेंड कर रहा है कि उसने रहना है, और उसमें वो उसको किल कर रहा है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अच्छा। नहीं, दोनों जी। डिपेंड नहीं कर रहे। अगर जैसे मॉस्किटो है, वो भी मतलब उसका खाना ब्लड है, इससे से वो खाता है। अब वो हम्म। प्रेडेटर की वो गलती नहीं कि वो ज्यादा खाता है, तो उसका नहीं, उसको मॉस्किटो मार मॉस्किटो के। इज नॉट मॉस्किटो इज नॉट अ प्रेडेटर। मॉस्किटो तो पैरासाइट है। ये प्रेडेटर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेडेटर हमेशा किल करता है, ये बात अंडरस्टूड है। प्रेडेटर कभी भी अपने ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने खाना है उसको। मॉस्किटो जस्ट एक हार्म पहुंचा रहा है, वो कोई जो है वो नहीं कर रहा, वो किल नहीं कर रहा अपने ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप नहीं है। खास तौर पर इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। प्रेडेटर प्रे ये जो पैरासाइटिज्म है ना, इसमें एक बहुत बड़ी गर्ज होती है ऑर्गेनिज्म की, और वो होती है रिप्रोडक्शन करना। जैसे अब वायरस है, वो हमारी बॉडी के अंदर आकर रिप्रोड्यूस करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का थीम नंबर बढ़ाना ही है ना, अपना नंबर बढ़ाता है, तो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरीके से बैक्टीरिया है, उसका भी यही हिसाब होता है, ठीक है। तो पैरासाइटिज्म में फिर हाउस फ्लाई किस लिहाज से, आपको पता है हाउस फ्लाई अंडे देती है हमारे फूड के ऊपर, उसमें भी उसके पीछे मॉस्किटो हमारा ब्लड लेता है अपने एग्स को नरिश करने के लिए। मॉस्किटो का फूड हमारा ब्लड नहीं है। मॉस्किटो हर्बीवोर है, ये पता है आपको? मॉस्किटो एक्चुअली ग्रीन फूड खाता है, उसका फूड हमारा ब्लड नहीं है। उस हमेशा सिर्फ फीमेल एग ब्लड लेती है, मेल फीमेल मॉस्किटो ब्लड लेती है। मेल तो मॉस्किटो ब्लड लेता ही नहीं, उसके पास एग्स ही नहीं होते। फीमेल मॉस्किटो को एग्स को नरिश करने के लिए ब्लड की जरूरत पेश आती है, इस वजह से वो ब्लड लेती है। अब यहां पर जो पर्पस है वो सिर्फ फूड है, इसमें कोई रिप्रोडक्शन का पर्पस नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे हम अगर बात करते हैं ना पैरासाइटिज्म में, तो जैसे लीच है। लीच पैरासाइट है, बट इट डज नॉट रिप्रोड्यूस ऑन आवर बॉडी। इसमें रिप्रोडक्शन वाला कोई सीन नहीं है। ये बेसिकली क्या करती है, ये वो है, जाहिर सी बात है फूड लेती है हमारा, इसको वो चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें जो मौजूद प्रोटीन होती है वो चाहिए होती है। लीच होता क्या? लीच वो है बेटा, जोंक। तो ये जो है वो आप देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये इस तरह से पैरासाइट। फिर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। अच्छा, इन तमाम रिलेशनशिप की एक कॉमन बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्यों? बेटा इनमें से बहुत से पैरासाइट्स पैरासाइट्स कॉज डिजीज, पैरासाइट्स कॉज डेथ ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म,
death of many organism, hence controlling their population. ये एक बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, लेकिन अगर आप इकोसिस्टम के एंगल से बात करें तो ये बात बिल्कुल ट्रू है. Hence controlling पॉपुलेशन. आप सोचें अगर इस दुनिया में मॉस्किटो ना होता तो ह्यूमन की पॉपुलेशन कहाँ होती? नहीं तो इकोसिस्टम इतना फर्क तो नहीं पड़ता है, ये सॉरी, मॉस्किटो से इतना फर्क तो नहीं पड़ता. मॉस्किटो वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा जो जानवरों की वजह से होने वाली डेथ्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा मॉस्किटो की वजह से, सबसे ज्यादा. इसका मतलब ये है, असल में प्रॉब्लम पता क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि हमने इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया. गौर करें कैसे भला? मोर्टीन से. हाँ जी, ऑलमोस्ट आप ठीक कह रहे हो. हमने मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज करके इकोसिस्टम इम्बैलेंस कर दिया. वरना एक जमाना होता था कि ह्यूमन बहुत थोड़ा टाइम जी सकता था. क्यों? कुछ अरसे बाद किसी वजह से उसको बीमारी लगती थी और जनाब पूरी पूरी पॉपुलेशन उड़ी होती थी, डेथ्स हो जाती थी सबकी. हमने मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज करके इकोसिस्टम को इम्बैलेंस किया. इसको इकोसिस्टम के एंगल से सोचो. यू आर एन इकोसिस्टम, उसके एंगल से सोचे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली ये तमाम रिलेशनशिप्स आर द सोर्स ऑफ बैलेंस इन द इकोसिस्टम. ठीक है. और इसी तरीके से वो जो है ये जो पैरासाइटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी वजह से कि हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बहुत ज्यादा जो है वो इनकी वजह से मेंटेन होता है. बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनकी वजह से बड़ी स्लो होती है. स्लो ग्रोथ, किसी को लीच लग जाती है, किसी को कोई पैरासाइट आकर लग जाता है. ठीक है. फिर डेथ्स, डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है. तो पैरासाइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. इसी तरह प्रेडिटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है. प्रेडिटर्स एंड प्रे. गौर करें, मुझे जरा बताइएगा, किसी जगह पर अगर प्रेडिटर्स ज्यादा हो जाए तो प्रे क्या होंगे? अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा. प्रे कम हो जाएंगे. ठीक है. जब प्रे कम होंगे ना, तो यहां या तो वो एनिमल स्टारवेशन से मरना शुरू हो जाएंगे, डेड, या वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे पर्टिकुलर एरिया से. तो इसका मतलब है वहां से उनका नंबर डिक्रीज होगा. जैसे ही वहां से उनका नंबर डिक्रीज होगा, ये शायद दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाए. उसके बाद क्या हुआ? इनकी देखा देखी ये जो प्रेडिटर्स हैं वो वहां आएंगे, उनके चक्कर में दोबारा से वहां पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी. इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को चेक में रखे हुए हैं. दोनों एक दूसरे को चेक में रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर ये कंट्रोल ना करें तो फिर कोई एक ज्यादा हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमें बड़ा नुकसान हुआ है स्पीशीज इंट्रोडक्शन की वजह से. स्पीशीज इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिकली ये है कि किसी जगह पर शौकिया आपने कोई जानवर रख लिया कि यार इन जंगलों में ये जानवर होना चाहिए, फलां जंगलों में ये जानवर होना चाहिए. पता लगा उस जानवर ने वो सफाया फेरा प्लांट्स का कि बेड़ा गर्क कर दिया. ये इसका मतलब ये है कि फर्ज करें, आपको मैं एग्जांपल देता हूं. आपके पास एक इकोसिस्टम है, आपके पास एक इकोसिस्टम है. उस इकोसिस्टम में आप एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं. स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड, स्पीशीज आपकी इंट्रोड्यूस हो गई. ठीक है. अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसका ग्राफ नीचे नहीं जा रहा. ये स्पीशीज रिप्रोड्यूस हो रही है और रिप्रोड्यूस हो के ये अपना नंबर बढ़ाए चली जा रही है. प्रॉब्लम पता कहां लगता है? पता ये लगता है कि इस स्पीशीज का कोई प्रेडेटर ही नहीं है. जब इस स्पीशीज का प्रेडेटर नहीं होगा ना, तो वहां का जो ग्रीन फूड जो एक बैलेंस में जा रहा था, जो एक बैलेंस में जा रहा था, वो इनके ज्यादा होते ही ग्रीन फूड क्या होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता रेट पे सही,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, ये ऊपर जा रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऊपर जा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और ये अच्छा, इससे ये पता लगता है कि जो हमने स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई वो कौन सी थी, वो हर्बीवोर थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, उधर से ये बढ़ता चला जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर जस्ट इंट्रोड्यूस अ प्रेडेटर। जैसे ही आप प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अब यहां क्योंकि अब देखिए प्रेडेटर के लिए तो प्रे ही प्रे है, अब ये प्रे है ना, इस वक्त ये प्रे है। अब क्या होगा, प्रेडेटर जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यहां से एकदम प्रेडेटर का ग्राफ ऊपर उठेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फूड अवेलेबल है। जैसे ही प्रेडेटर का ग्राफ ऊपर उठेगा, इनका ग्राफ अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, अंडर कंट्रोल आ जाएगा। ये नीचे आएंगे और नीचे आने के साथ ही ये जो वेजिटेशन है इसका ग्राफ वापस आ सकता है, इसका ग्राफ वापस आकर कांस्टेंट रेट पर जा सकता है, और इनका ग्राफ भी एक नॉर्मल लेवल पे जा सकता है। ठीक है, जैसे ही ये कम होंगे, फौरी तौर पे इनका ग्राफ भी कम हो जाएगा। ये हो सकता है कि ये प्रे से भी कम हो जाए। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस है जो कि इन रिलेशनशिप्स के जरिए रहता है इकोसिस्टम के अंदर। जी बेटा, ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, पैरासाइट्स बताए हुए हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं, वो बताता हूँ आपको। हमारी आई लैशेस के ऊपर स्पेशल किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हम माइट्स कहते हैं, माइट्स। ये माइट्स जो होते हैं ये हमारी आई लैशेस पे रह रहे होते हैं, और ये सर्वाइव कर रहे होते हैं हमारी आई लैशेस के ऊपर। बड़ा जो है वो इनका ज़बरदस्त मैकेनिज्म चला हुआ होता है। ये हमारी आई लैशेस पे मौजूद डेड सेल्स जो हैं, बैक्टीरिया और डेड सेल्स, उनको खाते हैं ये माइट्स। आप अगर ये ना खाएं तो सोचें कि हमारे जो डेड सेल्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे। डेड सेल्स जो ईटर हैं, ये डेड सेल ईटर्स हैं, ये हमारे डेड सेल्स खत्म करेंगे। अगर ये ना हो, अगर ये खत्म हो जाएं तो फिर हमारे डेड सेल हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये उन डेड सेल्स को खत्म करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब स्केवेंजर्स कौन से एनिमल होते हैं? स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो खाते ही डेड बॉडीज हैं, जिनका प्राइमरी फूड डेड बॉडी होता है, इनका प्राइमरी फूड रॉटन फूड होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको एफिड्स दिखाए हुए हैं, जिसमें इसमें आपको जो है वो कॉकरोचेस आ जाते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस ये स्कैवेंजर्स हैं। इनमें आपको जो है वो, इनमें बैक्टीरिया और फंजाई नहीं आएंगे, याद रखिए बैक्टीरिया और फंजाई की कैटेगरी जो कि डेड बॉडीज को एंगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, इनकी कैटेगरी बेटा आती है डिकम्पोजर्स में। डिकम्पोजर्स में मैं आपको बताऊंगा डिकम्पोजर्स में क्यों आती है, ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में। कॉकरोचेस, फिर इसमें पिग्स आ जाते हैं। ठीक है, पिग्स कम आते हैं, इसमें वल्चर्स आ जाते हैं, प्राइमरीली वल्चर्स आ जाते हैं, इसमें हाइनास आ जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये होते ही स्केवेंजर्स है, डेड बॉडीज खाते हैं, इनका प्राइमरी फूड ही डेड बॉडी होता है। ठीक है, तो इनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? तो कॉकरोच खाता है क्या? कॉकरोच बेटा हर तरह की चीजें खा लेता है। कॉकरोच जो है ना वो मतलब ओमनीवोर कह लें उसको। एक आखिरी जो कैटेगरी है वो ओमनीवोर है। और ये बड़ा जो है वो बड़ी एक वाइड कैटेगरी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने हर्बीवोर कार्निवोर पढ़े ना, तो इनमें एक कैटेगरी ओमनीवोर भी होती है। ये यहाँ पर हमने ये प्राइमरी, हाँ टर्शरी, आखिरी जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, हमेशा लास्ट ट्रॉफिक लेवल वो किसका होता है? ओमनीवोर का। ओमनीवोर वो होते हैं जिनका प्राइमरी फूड सोर्स कोई नहीं होता, दे ईट ऑल। ठीक है, प्रोटीन्स भी खा लेंगे, ग्रीन फूड भी खा लेंगे, जो चीज़ अवेलेबल होगी उसको प्राइमरी फूड के तौर पर इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ओमनिवोर, इनमें ह्यूमन आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, बियर्स आते हैं, मोंकीज आते हैं, ये तमाम इनमें आते हैं। अच्छा, अब मैं जरा आपको ये बता दूं कि उनको हम डिकम्पोजर्स क्यों नहीं कह रहे। देखिए, मैं यहां पर आपको अभी बताता हूँ। देखिए, डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी एक डेड बॉडी पर, डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे। और ये क्या करते हैं आमतौर पर, दे डू नॉट इंजेस्ट द ऑर्गेनिज्म। इंजेस्ट का मतलब होता है निवालों की सूरत में, बाइट्स की सूरत में, चंक्स की सूरत में खाना। ठीक है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था। दे डू नॉट इंजेस्ट द ऑर्गेनिज्म। इनका काम क्या होता है, दे रिलीज द एंजाइम्स, break the food into simpler molecules, and then absorb it. Simple molecules and then absorb it. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, अमाइनो एसिड्स, सिंपल मॉलिक्यूल है, उसको एंगल्फ कर लेगा। स्टार्च को ब्रेक करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, उसको जो है वो एंगल्फ कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कहलाता है, ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उनको जो है वो उनके यूनिट्स में, छोटे सिंपलर अमाइनो एसिड्स में या स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको हम और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं बेसिकली। अगर ये उसको अपने सेल में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी देखिए सेल के अंदर लाके ब्रेक नहीं कर रहे, ये बॉडी के अंदर लाके ब्रेक नहीं कर रहे, ब्रेक बॉडी से बाहर कर रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं। तो जब बॉडी से बाहर ब्रेक करेंगे ना, तो वो एंजाइम्स के जरिए करेंगे। इस वजह से हम इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स हैं बेटा एनिमल्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स ही खा रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिज्म ही खा रहे हैं, लेकिन ये डेड ऑर्गेनिज्म किस सूरत में खा रहे हैं, ये इंजेस्ट करते हैं उनको, निवालों की सूरत में, चंक्स की सूरत में खाते हैं। तो इस वजह से स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में फर्क होता है। ये 2021 के पेपर में ये आए हुए हैं पिरामिड्स। जी बेटा, क्लास पूरी करनी है या इतनी काफी है, 2 घंटे पूरे करें। देख रहे हैं, तैयारी तो उसकी पड़ी है अभी उसमें। सॉरी, तैयारी तो पड़ी है अभी। नहीं आपने पढ़ना है। अभी इसका अभी काफ़ी पड़ रही है। नहीं मुझे बता देना इसको, रोके या ना रोके। रोक दें। ठीक है, इस ठीक है। ये टॉपिक थोड़े रह गए हैं इसमें, इसमें एनर्जी फ्लो का ही है ज़्यादा, आगे जो है ना वो एनर्जी फ्लो है। ठीक है, इसको रोक देते हैं, कोई बात। आप इसको देख लेना तो